जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अल्टीमेट आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह विषय है भारत में नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा और केन नदियों को आपस में जोड़ा गया है। इस विषय को लेकर दोस्तों काफी महत्वपूर्ण एक आ, प्रश्न है आपके लिए, जिसका समाधान सूक्ष्मता से करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी नदी परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इसके पहले भारत में बहुत सारी परियोजना शुरू हो चुकी हैं। इसके पहले भारत में बहुत सारी परियोजना चल भी रही हैं, लेकिन दोस्तों उन परियोजनाओं में आपस में दो नदियों को जोड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन इस बार दो नदियां जोड़ी गई हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है इसको कि आप जान सकें कि क्या है इस परियोजना का लाभ, क्यों यह परियोजना जोड़ा गया है, भविष्य में इस परियोजना के लिए हम लोग क्या लाभ ले सकते हैं, क्या हमें फायदे पहुंच सकते हैं, भविष्य में इस परियोजना को लेकर क्या हमें फायदा हो सकता है, और दोस्तों इस परियोजना से पर्यावरण पर होने वाला दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर कैसा होने वाला है, यह भी हमें देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह परियोजना 1995 में सबसे पहले अमली जामा पहनाने का एक थोड़ा सा प्रयास हुआ था। जब यह विफल रहा तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास शुरू किया। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने अपना रिपोर्ट सन 2000 में दिया था। और यह कोशिश किया गया था सरकार की तरफ से कि भारत में कम से कम बेतवा और केन नदियों को आपस में जोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आपसी विवादों का भी निस्तारण किया जाए। समय पर मानसून से प्राप्त होने वाले जल का उपयोग भरपूर किया जाए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास किया था, सफलता बहुत हद तक नहीं मिली। सरकार 2004 में चली गई, फिर 2005 में मनमोहन सिंह जी सरकार में आए। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, इस पर बहुत सारा प्रयास नहीं किया गया, इसलिए यह परियोजना प्रारंभ तक नहीं हो सका था। दोस्तों, इसी के साथ 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और पहले कार्यकाल में इन्होंने इस परियोजना पर कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में एक छोटा सा प्रयास इन्होंने किया था। वह प्रयास था 22 मार्च 2021 को, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उस समय के तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी और अपने खुद आपस में बैठकर एक ऐसी संधि पर सहमति बनी थी जो बेतवा और केन नदी को आपस में जोड़कर दोनों प्रदेशों को लाभ दिलाने की तरफ प्रयास था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं बता दूं कि यह परियोजना उसी समय लगा कि शुरू हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इस परियोजना को शुरू होने में जो बाधा बनकर मुख्य बिंदु थे वह ये थे कि उस क्षेत्र में जो सामुदायिक विस्थापन है, लोग जो स्थानीय लोग सामुदायिक विस्थापन का शिकार होंगे, उसका क्या होगा, और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे काटे जाएंगे, अर्थात पर्यावरण का दोहन होगा, उसका क्या। इन्हीं बिंदुओं को लेकर यह विषय एनजीटी के पास चली गई, और एनजीटी लगातार इस विषय पर मंथन की, सरकार के साथ कई दौर की बैठक हुई। उसी के बाद एक सहमति पर एनजीटी भी पहुंच गई, जहां इस परियोजना को बनाने की इजाजत प्रदान कर दिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि वह दिन था जब इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। वह दिन 25 दिसंबर 2024 का दिन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहुंचे, जहां पर इस परियोजना का शिलान्यास अर्थात आधारशिला रखी गई। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई की सुविधा विकसित करने का प्रयास चल रहा है, विद्युत उत्पादन का प्रयास चल रहा है, वहां पे वाटर लेवल मेंटेन करने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि यह जहां परियोजनाएं विकसित हो रही हैं वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत एक ऐसा क्षेत्र है जो पानी के लिए हमेशा परेशान रहने वाला क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पर पानी हमेशा से किल्लत रही है, पानी की परेशानी हमेशा से बनी रही है। दोस्तों, यहाँ
सिंचाई के लिए वाटर पंप को भी नीचे धंसाना बहुत मुश्किल होता है, बोरिंग के कार्यक्रम को भी चलाना बहुत महंगा होता है। इसी को लेकर यहाँ पर हमेशा से पानी की ऐसी किल्लत रही है जिसमें किसान भी परेशान रहे हैं, ग्रामीण अंचल के लोग भी परेशान रहे हैं और वहाँ के जन समुदाय को भी परेशानी झेलने को मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहले शुरू कर रहे हैं। इस परियोजना की मुख्य बातें आपको समझा दूं तो इस परियोजना की मुख्य बातें यह कह रही है दोस्तों कि इस परियोजना के अंतर्गत जो यह बेतवा नदी है यह बिंद पर्वत से निकलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बेतवा नदी ये विंध्याचल पर्वत है जहां से निकलने का काम करती है और ये होते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना के साथ मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं यह जो जगह है हमीरपुर का क्षेत्र है जो यमुना में जाकर बेतवा का मिलन हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं यह जो केन नामक नदी के बारे में हम बता रहा हूं तो केन कैमूर पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में जाकर बांदा जिला जो है जहां से आपकी यमुना नदी गुजरती है उसी यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। अर्थात ये जो यमुना नदी आ रही है इस यमुना नदी में ही बेतवा भी गिरती है और इसी यमुना नदी में केन भी गिरने का काम करती है। दोस्तों मैं आपको यहां समझा दिया कि ये दोनों नदियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बहने का कार्य करती है। दोस्तों इन दोनों के बीच में विवाद थोड़ा सा था, उसको समझ लीजिए। विवाद ये था कि जो केन नदी मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश में पहुंचती है मानसूनी सीजन में ये केन नदी पानी से लबालब भरी रहती है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि मुझे पानी ज्यादा मात्रा मिले, जबकि मध्य प्रदेश अपने परिस्थितियों को समझते हुए कम पानी देने के लिए तैयार होता है। यह भी एक समस्या थी जिसका निस्तारण इस लिंक परियोजना के माध्यम से हो जाएगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जब एक सीजन में बेतवा में खूब जल रहता है तो उसी सीजन में केन में कम जल पाया जाता है। दोस्तों जब कम जल पाया जाता है, इधर ज्यादा जल है इधर सूखा है, तो यह जो परियोजना बन रही है जो किसके माध्यम से बन रही है, एक लिंक परियोजना के माध्यम से बन रही है। लिंक है, लिंक प्रोजेक्ट है जो दोनों नदियों को जोड़ने का काम करेगा। दोस्तों यही नहर होगी, यही वो लिंक चैनल होगा जहां पे दोनों नदियां आपस में जुड़ रही हैं। इसी में एक दौधन बांध है। दोस्तों मैं बता दूं दौधन बांध यहाँ पे बनाया जाएगा, दौधन बांध जो चित्रकूट में होगा और यह इस परियोजना के अंतर्गत सबसे लंबी और सबसे बड़ी बांध होगी। तो यह भी आपको याद रखना होगा, इसका नाम है दौधन बांध। दौधन बांध। दोस्तों मैं बता दूं कि यह अब इसकी कहानी समझ लीजिए कि जब मानसूनी सीजन में केन में बहुत सारा पानी होगा तो इसी लिंक के माध्यम से ये बेतवा की तरफ चली आएगी। जब इस क्षेत्र में रहने वाले किसान मजदूर इत्यादि जो पानी पर उनकी निर्भरता बहुत ही कम रहती है वो पानी को लेकर आत्मनिर्भर होने लगेंगे। दोस्तों जिस सीजन में बेतवा में ज्यादा जल रहेगा वह पानी केन की तरफ जाकर यह केन वाले सूखाग्रस्त इलाके में जल पहुंचेगी और वहां के लोग तथा वहां के किसान वर्ग काफी लाभान्वित होगा। तो मैं आपको यहां तो बता दिया कि किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा, रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन दोस्तों यह परियोजना काफी कुछ बिंदुओं पर नुकसान का सौदा बन रही है जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यह आपका यह बेतवा नदी है, यह केन नदी है, कैमूर से निकल रही है। दोस्तों यह कैमूर पहाड़ी से निकल रही है, यह बिंद पहाड़ी से निकल रही है, यह बिंद पहाड़ी से निकल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों नदियां उत्तर प्रदेश में ही जाकर मिल रही हैं, यमुना नदी में भी अपने पानी को छोड़ रही हैं। लेकिन समस्या ये हो रही है कि इसमें जब सूखाग्रस्त परिस्थितियां बनी रहती है तो उस दौरान आपस में दोनों राज्य टकराते हैं जल को लेकर, उसका भी निस्तारण इससे हो पाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि योजनाओं का स्वरूप क्या है। योजनाओं का स्वरूप कहता है दोस्तों कि केन नदी से पानी उठाकर बेतवा नदी में डाला जाएगा, पहला लाभ ये मिलेगा। दूसरा, मुख्य बांध मध्य प्रदेश के
चित्रकूट जिले में जो दौधन बांध की बात किया हूं, चित्रकूट जिले में होगा। इस परियोजना से 6.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होने की उम्मीद जताई गई है और लगभग 103 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता भी होगी। दोस्तों वही चित्रकूट है जहां तुलसीदास जी ने एक उस पर बहुत सुंदर दोहा लिखा है, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तो दोस्तों यह एक दोहा है, तो तुलसीदास की चर्चित दोहा है और उसी चित्रकूट के संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यही चित्रकूट जिला होगा जहां पे दौधन बांध सबसे बड़ी बांध के रूप में इस परियोजनाओं के लिए निर्मित किया जाएगा। दोस्तों इसके लाभ को समझ लेते हैं। लाभ सूखाग्रस्त प्रभावित बुंदेलखंड को लाभ देगा, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जल संसाधन और जल संरक्षण और जल संसाधन का कुशल उपयोग होगा दोस्तों। लेकिन चुनौतियां भी कुछ बनी हुई हैं। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होने का डर है। विस्थापित और पुनर्वास, स्थानीय समुदाय का पुनर्वास इसमें बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और वित्तीय तकनीकी बाधाएं भी उत्पन्न होने के आसार माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोग प्रभावित होंगे, विस्थापित होंगे, तो उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए घर जो है कि बार चाहिए, उनके लिए व्यवसाय चाहिए। दोस्तों इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करें हैं सरकार इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। इसी के साथ जो पेड़ हजारों और लाखों की संख्या में काटे जाएंगे दोस्तों, उसको काटने के बजाय सरकार पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह पर विस्थापित करे और नए प्रकार के पेड़ लगाकर बांध को दुरुस्त कर सके। इसलिए और कहीं न कहीं एक भविष्य में और भी डर रहता है कि बाढ़ तथा बांध टूटने के बाद जो भयंकर तबाही आएगी, उसके लिए भी सरकार मजबूती से कार्य कर सके। हम इन्हीं के साथ सरकार को इसके लिए बधाई भी देता हूं कि सरकार ने बहुत फौलादी इरादे को रखते हुए इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रही है। दोस्तों एक विषय यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं, ये विषय है कि पूरे लगभग गंगा नदी परियोजनाओं या गंगा नदी तंत्र को मैं दर्शाने का काम किया हूं। हालांकि ये भारत के समस्त नदियां नहीं हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यह गंगा नदी तंत्र बहुत सारी नदियों का एक ऐसा जाल है जो उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसी में आपके दो नदी हैं जिसको मैं हाईलाइट कर दूं। एक बेतवा, ये जो देख रहे हैं जिसकी बात मैं कर रहा था, एक ये के नदी है, उसकी भी बात कर रहा। देखिए यहाँ हमीरपुर लिखा हुआ है, यहाँ बादा लिखा हुआ है। ये दोनों जिलों में टच कर रही है, जो यमुना से टच कर रही है। और ये यमुना नदी आपकी यहाँ से निकल रही है और ये जाकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। गंगा नदी का मुख्य धारा है जो आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं इसके लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसके लिए यह बताना चाहता हूँ कि यह नदी जोड़ो कार्यक्रम भारत के लिए एक ऐसा उन्नत कार्यक्रम होगा जिसमें दोस्तों देश के समस्त क्षेत्रों से लोग, अगर नदी को आपस में जोड़ दिया गया तो आसानी से जल परिवहन के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए काफी आसान व्यवस्था उनके लिए विकसित होगी। और नदी जल परिवहन एक ऐसी व्यवस्था होती है जो काफी सस्ती होती है, काफी सुलभ होती है, कम टाइम टेकन वाली भी होती है दोस्तों। और रिस्क तथा खतरनाक परिस्थितियां इसमें कम उत्पन्न होती हैं। अगर तुलना करें तो हम रेलवे परिवहन या सड़क परिवहन से ज्यादा अच्छा और पर्यावरणीय तथा प्रदूषण मुक्त परिवहन को अगर हम फॉलो करेंगे तो जल परिवहन को फॉलो करेंगे दोस्तों। आगे की वीडियो इसी संदर्भ में कुछ और भी अगर जहां से भी मुझे लगा कि आपको बताने वाली चीजें हमारे पास हैं और बतानी चाहिए, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को देखते हुए, तो मैं जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।